नमस्कार। बीए फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोशियोलॉजी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग माइनर कोर्स इंडियन सोसाइटी के बारे में। देखिए, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने समाज को, उसकी जड़ों को और उसकी बनावट को समझने का एक सफ़र है। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। अच्छा, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम भारतीय समाज की दार्शनिक नींव को समझेंगे। फिर इसकी जो प्राचीन जनजातीय संस्कृतियां हैं उनकी बात करेंगे। उसके बाद गांव और शहर के जीवन को समझेंगे और आखिर में जो सबसे ज़रूरी है, ये देखेंगे कि ये सारी पढ़ाई भविष्य में आपके लिए करियर के कौन-कौन से रास्ते खोलती है। तो तैयार हो जाइए। तो चलिए सबसे पहले भारतीय समाज की उस नींव को समझते हैं जो हजारों सालों से हमारी संस्कृति का एक मजबूत आधार रही है। हमारी पहली 2 यूनिट्स में हम देखेंगे कि हमारे जो पुराने विचार हैं और हमारी जो जनजातीय संस्कृतियां हैं वो आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। देखिए, हमारी जो पहली यूनिट है वो समाज को लेकर एक बहुत ही पुरानी और बुनियादी समझ पर आधारित है। आप ऐसा सोचिए कि पुराने भारत में समाज को 3 हिस्सों में देखा जाता था। पहले वो लोग जो जंगलों में रहते थे, प्रकृति के एकदम करीब, उन्हें कहा गया आरण्यक। दूसरे जो गांवों में बसते थे, खेतीबाड़ी करते थे, वो ग्राम्य कहलाए। और तीसरे जो शहरों में रहते थे, व्यापार और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े थे, उन्हें नागर कहा गया। ये जो क्लासिफिकेशन है ये आज भी हमारे समाज की बनावट को समझने में बहुत मदद करता है। इस यूनिट में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है वैदिक दर्शन के सिद्धांत। अब जैसे ये शब्द है एकात्मबोध, इसको जरा समझिए। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम सब एक हैं, बल्कि ये एक महसूस करने वाली बात है कि हम इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सब एक ही चेतना का हिस्सा है। ये सोच हमें सिखाती है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर आता है सामाजिक समरसता, जिसका सीधा सा मतलब है कि समाज में अलग अलग ग्रुप्स के बीच झगड़ा नहीं बल्कि सहयोग और इज्जत का रिश्ता हो। और विविधता में एकता तो खैर भारत की पहचान ही है, जहां इतनी सारी भाषाएं और कल्चर एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो आप भारतीय समाज को एक बड़ी मजबूत इमारत की तरह इमेजिन कीजिए। तो ये जो 3 चीजें हैं, एकात्मबोध, सामाजिक समरसता और विविधता में एकता, ये इसके वो 3 सबसे मजबूत पिलर हैं जिन पर ये पूरी इमारत खड़ी है। इनमें से अगर एक भी पिलर कमजोर होता है तो समाज का बैलेंस बिगड़ सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत के पहले समाज की, यानी आरण्यक समाज की। इस यूनिट में हमारा खास फोकस मध्य प्रदेश की जनजातियों पर रहेगा, जो अपनी एक बहुत ही यूनिक और रिच संस्कृति के लिए जानी जाती हैं। इस यूनिट में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि सोशियोलॉजी में जनजाति का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं जनजाति। फिर हम मध्य प्रदेश की जनजातियों की जो कमाल की कला है, जैसे उनकी पेंटिंग्स, उनके गाने, डांस, उनकी कहानियाँ, इन सब की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, हम ये सीखेंगे कि वो प्रकृति की कितनी ज़्यादा इज्जत करते हैं। उनका जो नेचर के साथ रिश्ता है ना, वो आज की मॉडर्न दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। तो ये 3 बातें याद रखिएगा: जनजातीय कला, उनकी संस्कृति और प्रकृति के लिए उनका गहरा सम्मान। ये 3 चीजें हमें आदिवासी समाजों के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। चलिए अब जंगलों की इस शांत दुनिया से निकलकर भारत के गांवों और शहरों की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने पारंपरिक समाजों की बात की। अब हम भारत के ग्रामीण और शहरी जीवन की जो हलचल है, उसकी जो डायनामिक्स है, उसको देखेंगे। यूनिट 3 और 4 हमें गांव के जीवन से लेकर शहर की कॉम्प्लेक्स प्लानिंग तक के एक अनोखे सफर पर ले जाएंगी। आपने सुना होगा, लोग अक्सर कहते हैं कि असली भारत तो गांवों में ही बसता है। तो हमारी जो यूनिट 3 है वो इसी ग्रामीण समाज की आत्मा को समझने की कोशिश करेगी। और हम देखेंगे कि वहां की जिंदगी कैसी होती है और कौन सी चीजें उसे आज भी इतना खास बनाती हैं। यहां हम 3 मुख्य पिलर्स को समझेंगे। पहला, संयुक्त परिवार या जॉइंट फैमिली, जो सदियों से भारतीय समाज का बेस रहा है। दूसरा, हम जाति व्यवस्था की स्टडी करेंगे। अब देखिए, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। हम इसे पूरी तरह से एक समाजशास्त्रीय नज़रिए से समझेंगे कि ये व्यवस्था तारीखी तौर पर बनी कैसे, समाज पर इसका क्या असर हुआ और आज के समय में इसकी क्या स्थिति है। और तीसरा, हम भारत की जो कमाल की लोक संस्कृति और परंपराएं हैं, उन्हें जानेंगे जो हमारे गांव में रंग भर देती हैं। तो ये 3 बातें, जॉइंट फैमिली का स्ट्रक्चर, जाति व्यवस्था की कॉम्प्लेक्सिटी और लोक संस्कृति की वाइब्रेंसी, ये सब मिलकर हमें ग्रामीण भारत की एक गहरी और सच्ची तस्वीर देती हैं। अच्छा, तो गांव की शांत गलियों से निकलकर अब चलते हैं शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी की तरफ। यूनिट 4 में हम ये देखेंगे कि शहर कैसे बनते हैं, उनमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और एक सोशियोलॉजिस्ट के तौर पर हम उन्हें बेहतर बनाने के लिए कैसे सोच सकते हैं।
कभी सोचा है कि एक समाजशास्त्री के लिए शहर का मतलब क्या है? ये सिर्फ बिल्डिंग्स और सड़कों का जाल नहीं है, बल्कि ये एक जीता जागता सोशल स्ट्रक्चर है। हम ये भी देखेंगे कि मुंबई और दिल्ली जैसे हमारे जो बड़े शहर हैं, वहां रहने की समस्या, पोल्यूशन और बढ़ती भीड़ जैसी चुनौतियों से कैसे निपटा जा रहा है। तो शहरी समाज को समझने के लिए हमें शहर की अपनी पहचान, उसका सामाजिक ढांचा और उसे बेहतर बनाने की योजना, इन तीनों को एक साथ देखना होगा। ये तीनों एक दूसरे से बहुत गहराई से कनेक्टेड हैं। चलिए अब आते हैं सिलेबस की आखिरी और मेरे हिसाब से शायद सबसे जरूरी यूनिट पर। इसमें हम भारतीय समाज के उन करंट इश्यूज और डिबेट्स पर फोकस करेंगे जो आज हमारे चारों ओर हो रहे हैं। देखिए, ये यूनिट हमारे समाज के कुछ सबसे जरूरी और आप कह सकते हैं ज्वलंत मुद्दों पर बात करती है। हम महिला सशक्तिकरण की लड़ाई और उसके सामने क्या चैलेंज है उसे समझेंगे। भारत की बदलती जनसंख्या यानी डेमोग्राफी और उसके असर को देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे युवा इतने स्ट्रेस में क्यों हैं और बच्चों की सुरक्षा के सामने क्या-क्या चुनौतियां हैं। ये वो मुद्दे हैं जो हम सभी की जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं। तो महिला सशक्तिकरण, युवाओं का तनाव और बाल संरक्षण, ये वो बड़े चैलेंज हैं जिनसे आज हमारा समाज लड़ रहा है। एक समाजशास्त्री और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हम इन समस्याओं को सुलझाने में कैसे मदद कर सकते हैं? यह एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो ये तो हो गया पूरा सिलेबस। अब सवाल ये उठता है कि इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। तो चलिए अब उन किताबों की बात करते हैं जो इस सफर में आपकी सबसे अच्छी दोस्त साबित होंगी। देखिए, इस विषय को और गहराई से समझने के लिए यहाँ कुछ बेहतरीन किताबों की लिस्ट है। जो लोग हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए अटल योगेश और दिनकर जी जैसे लेखकों की किताबें बहुत अच्छी हैं। और अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो एंथनी गिडन्स और मैकाइवर जैसे समाजशास्त्रियों को जरूर पढ़ें। ये किताबें आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव देंगी। चलिए अब इस पूरी चर्चा के आखिरी और सबसे मोटिवेटिंग हिस्से पर आते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि समाजशास्त्र में जो आप ज्ञान ले रहे हैं वो असल दुनिया में आपके लिए कौन कौन से मौके लेकर आएगा। तो एक सीधा सा सवाल है, भारतीय समाज का इतना गहरा अध्ययन करने के बाद ये ज्ञान हमें किस दिशा में ले जाता है? इसका रियल वर्ल्ड में क्या इस्तेमाल है? देखिए, समाज की गहरी समझ आपके लिए करियर के अनगिनत रास्ते खोलती है। अगर देश की सेवा करनी है तो आप सिविल सर्विसेज में जाकर पॉलिसी बना सकते हैं। अगर आपको कॉर्पोरेट दुनिया में जाना है तो आप ह्यूमन रिसोर्स यानी एचआर या मार्केट रिसर्च में बेहतरीन काम कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को और बाजार को बेहतर समझते हैं। और अगर आप खुद कुछ करके समाज में बदलाव लाना चाहते हैं तो आप एक एनजीओ शुरू कर सकते हैं और सीधे तौर पर लोगों की मदद कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस पूरे ओवरव्यू ने आपको भारतीय समाज के इस रोमांचक विषय के लिए और भी उत्साहित किया होगा। याद रखिए, यह सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर समझने के लिए है। ऐसे ही और जानकारी से भरे विश्लेषणों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। काव्यमाला चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे और शैक्षणिक वीडियो देखें।